हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, मैंने संपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए इतिहास का एक सीरीज़ शुरू किया है जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। एनसीईआरटी इतिहास का संपूर्ण संकलन हमारे वीडियो में से आपको प्राप्त हो जाएगा जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम आपको इतिहास का कालानुक्रम और इतिहास का एक शॉर्ट में संपूर्ण जानकारी देंगे। इतिहास कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, उसमें किस किस भागों को पढ़ा गया। हमारे इस तरह के और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहास का जो उदय हुआ है वह कैसे हुआ, इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आता है वो है, जैसा कि आप हमारा टॉपिक देख रहे हैं, इतिहास क्या है। इतिहास जो है वो इसे इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है और हिस्ट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, अर्थात अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। जो कहीं पर हमें लिखित रूप से प्राप्त हुआ हो उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास अतीत के अध्ययन को कहते हैं, अर्थात जो हमारे अतीत में बीत चुका है उसे हम इतिहास कहते हैं और उसका लिखित दस्तावेज हमें प्राप्त हो। अगर हमारे अतीत में जो बीता है और उसका लिखित दस्तावेज नहीं है तो हम उसे इतिहास में कंसीडर नहीं करेंगे, परंतु जो हमारे अतीत में बीत चुका है और उसका लिखित दस्तावेज हमें प्राप्त है उसी को हम इतिहास कहते हैं। ब्रिटेन के एक मशहूर इतिहासकार हैं जिनका नाम है E.H. कार। एडवर्ड हैटल कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा को दिया है और उन्होंने इतिहास की परिभाषा को इस प्रकार बताया है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनंत संवाद है। इतिहास जो है वो अतीत और वर्तमान दोनों के बीच का अनंत संवाद है, यानी एक दूसरे से वाद विवाद, बात क्या है, क्या हमारे अतीत में हुआ था, हमारे वर्तमान में क्या हो रहा है, उसके बीच का एक अनंत संवाद है। यह हमें किसने बताया? ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार ने हमें इसके बारे में जानकारी दी थी। अब हम देखेंगे कि इतिहास के जन्मदाता कौन है, अर्थात फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है। तो हेरोडोटस जो एक यूनान के प्रमुख इतिहासकार थे, इन्हें ही इतिहास का जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेता था। इन्होंने भूगोल के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस हिस्ट्री यानी इतिहास शब्द के प्रथम उपयोग करता थे। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक अर्थात फादर ऑफ हिस्ट्री बताया है। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसे हिरोस्टिका के नाम से जानी जाती है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस की प्रमुख पुस्तक कौन है, तो हेरोडोटस की जो प्रमुख पुस्तक है उसे हिस्टोरिका के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आपको हेरोडोटस का एक धुंधला सा चित्र दिखाया गया है, क्योंकि पहले जो था वो फोटोग्राफी का युग नहीं था। पत्थरों पर लोग इतिहास को लिखते थे, पेंटिंग के माध्यम से चित्र बनाकर, और कुछ ऐसी लिखावट थी जिन्हें आज तक पढ़ा भी नहीं गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इतिहास का विभाजन यानी पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, डिवाइडेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का विभाजन जो है वो 3 वर्गों में किया गया। पहला था पाक इतिहास, जिसे आप प्राऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरी पीरियड कहते हैं। प्री हिस्ट्री पीरियड या वह कालखंड है जो लिखित भाषा में उपलब्ध नहीं है, यानी कि लिखित इतिहास के पहले का कालखंड, इसे प्री हिस्ट्री पीरियड कहा जाता है। इस कालखंड में जो था वहाँ पर अक्षर का ज्ञान नहीं था। लोग जो है वो चित्रकारी यानी गुफा में चित्रों को बनाकर हड्डियों और औजारों के माध्यम से इस इतिहास को पढ़ा जाता है। इसके ही अंतर्गत पाषाण काल की स्टडी हम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है आग इतिहास काल।
आग इतिहास काल जिसे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रोटो हिस्ट्री पीरियड है, इसमें आपको लिपि अक्षरों का ज्ञान तो था, लेकिन ऐसी भाषा में अक्षर लिखे गए थे जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अर्थात अक्षर में लिखे गए थे, इतिहास शब्दों को लिखा गया था, परंतु एक ऐसी भाषा थी जिसे हम आज तक पढ़ भी नहीं पाए हैं। इसे हम आग इतिहास काल के अंतर्गत रखते हैं। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता व वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक थी, यानी कि इसमें चित्र प्राप्त हुए हैं, प्रतीक प्राप्त हुए हैं, इसका अर्थ निकाला नहीं जा सका है। इसमें जो भाषा लिखी थी उसे आज तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। और जो हमारा तीसरा इतिहास है, इसे हम ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। इसमें हमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, एक ऐसी भाषा लिखी गई है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। यह भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड इस इतिहास में शामिल है। हिस्टोरिकल पीरियड में ईसा पूर्व और बीसी और एडी क्या होता है? बीसी जो है इसे हम बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले, और एडी जो है एडिनो डोमिनो, इसे हम ईसा मसीह के जन्म के बाद को कंसीडर करते हैं। आगे देखेंगे, इतिहास का जो विभाजन है वो कुछ इस प्रकार हुआ है। पहले प्राग ऐतिहासिक काल जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं, फिर आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसके बारे में हमने आपको बताया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व, जो अज्ञात काल के नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, या 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक चला था। और नव पाषाण काल जो है वो 4000 ईसा पूर्व से 25000 ईसा पूर्व तक चला था। उसके बाद आता है आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चला था, और वैदिक सभ्यता जो है वह 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला था। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, एक प्री वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल के नाम से इसे भी हम जानते हैं। प्री वैदिक काल अर्थात ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला था, और लेटर वैदिक काल अर्थात उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास को पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में हम महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल को पढ़ते हैं। और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वह 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला था। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया, एक पूर्व मध्यकालीन और एक उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन जो है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चला था। इसमें हम उत्तर भारत में दक्कन और दक्षिण भारत 3 पार्ट को पढ़ते हैं। उत्तर भारत में हम राजपूत, पाल और गुज्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे, और दक्कन में हम पढ़ेंगे चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट के बारे में। जो हमारा दक्षिण भारत का इतिहास है इसमें हम चैर, पांड्य, चोल और शाही चोल को पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हम 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जितने भी काल चले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको भी 3 भागों में बांटा गया, एक उत्तर भारत, एक दक्कन और दक्षिण भारत। इसमें उत्तर भारत में हम दिल्ली सल्तनत, मुगल और चौहान को पढ़ेंगे। दक्कन में विजयनगर और बहमनी को पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होतसात को पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको यूपीएससी लेवल तक के सभी कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हम आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये रटना आपकी जिम्मेदारी है, इन्हें आप रटेंगे अपने हिसाब से। यह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है।
हमने आपको यहाँ तक बता दिया। उसके बाद इतिहास में जो आता है वो भारतीय पुरातत्व के जनक के बारे में भी पूछ लेता है। भारतीय पुरातत्व जनक यानी भारतीय ASI जिसे हम कहते हैं, ASI का फुल फॉर्म जो होता है वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से जानते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल अर्थात कोलकाता का उत्तराधिकारी थे। 1788 में इनका पद द एशियाटिक रिसर्चर्स प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। ASI अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित किया गया। उस समय के जो वायसराय थे उनका नाम था चार्ल्स जॉन कैनिंग। इन्हीं की अध्यक्षता में 1861 ईस्वी में जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है तो कनिंघम को कहा जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1944 में जब मॉर्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है, तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर हम देखेंगे इतिहास में पुराणों में युग। पुराणों में कितने युग को बताया गया, तो पुराणों में 4 युग को बताया गया। पहला जो था उसे हम कृत युग अर्थात सतयुग के नाम से जानते हैं। फिर आता है त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। यह 4 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 युग पुराणों में बताए गए हैं। इसमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया अर्थात बेकार बताया गया है। यह बताया गया है कि जो पहला युग था वह इससे बेकार था। इसके बाद दूसरे युग का आरंभ हुआ, तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधपतन होता है। इस इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। हम देखेंगे, आपको पता होगा कि भगवान के 10 अवतार पढ़ाए जाते हैं। भगवान के कितने अवतार हुए थे, तो 10 अवतार हुए थे। 4 अवतार जो हो वो सतयुग में हुआ था, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार और नरसिंह अवतार। यह 4 अवतार जो है वह सतयुग में हुआ था। मत्स्य अवतार अर्थात मछली का अवतार जिसे हम जलीय जीव कहते हैं। दूसरा कूर्म अवतार अर्थात कछुए का अवतार जो उभयचर जल और थल दोनों में रह सकता है। वाराह अवतार जिसे सुअर का अवतार माना जाता है या थल का पशु माना जाता है। नरसिंह अवतार जो पशु व मानव के बीच का जीव था जिसे अर्ध मानव के नाम से जाना जाता है। सतयुग में यह 4 अवतार हुए थे, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार और नरसिंह अवतार। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान के 3 अवतार हुए थे, एक वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। वामन अवतार जिसे लघु मानव अर्थात बौना के नाम से जाना जाता है। परशुराम अवतार, परशु का अर्थ ही होता है फरसा अर्थात शस्त्र का प्रयोग करने वाले राम। उसके बाद आता है राम अवतार, समुदाय में रहने वाला मानव जो मानवता को समझता हो। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में 2 अवतार हुए, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार। कृष्ण जो थे आपको पता होगा यह पशुपालन के लिए जाने जाते हैं अर्थात पशुपालन करने वाला मानव। और उसके बाद बुद्ध अवतार, कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। फिर कलयुग में कलिक अवतार होगा जिसे भविष्य का मानव, संहारक, शक्ति वाला मानव कहा गया है, जो विष्णु पुराण में है। इन 4 अवतारों का सही क्रम यही बताया गया है विष्णु पुराण में। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग बीत चुका और कलयुग में हम इस समय हैं। इतिहास में आप पढ़ते होंगे BC और AD के बारे में, उसे हम देखते हैं कि इतिहास की जो तिथियां हैं BC और AD क्या है उसके बारे में देख लीजिए। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से है, ईसा मसीह के जन्म के से पूर्व का है। कभी कभी तिथियों से पहले AD लिखा जाता है। यह होता है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका
तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष यानी एनो डोमिनी। आजकल एडी की जगह जो है सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग अर्थात कॉमन एरा तथा बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा के रूप में हम जानते हैं। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हैं जिसे आप बीच में ईसा मसीह को दिखाया गया है और इधर घटता हुआ क्रम और आपको राइट साइड में बढ़ता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है। जूलियन कैलेंडर 46 बीसी और विक्रम संवत 58 बीसी जो बीसी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एडी में आता है शक संवत और हजारी कैलेंडर, इसको आप रट लीजिएगा। फिर हम देखते हैं भारतीय इतिहास का एक अवलोकन देखेंगे। एक ही दृष्टि में एक ही नज़र में भारतीय इतिहास को हम देखेंगे। पहले सबसे आपको पता है भारतीय इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं जो 2500 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक चला था। उसके बाद आता है वैदिक संस्कृत। वैदिक साहित्य में हम 1500 बीसी से 1000 बीसी और 1000 बीसी से 600 बीसी तक पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद आता है बौद्ध व जैन। बौद्ध और जैन जो है वो 500 बीसी में पढ़ते हैं। फिर मौर्य साम्राज्य को हम 322 बीसी में 322 से 185 बीसी में पढ़ते हैं। फिर 185 के बाद जो आ जाता है वो हमारा एडी आ जाता है यानी एनो डोमिनी आ जाता है। एनो डोमिनी में हम सबसे पहले गुप्त काल को 300 एडी में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा उत्तर व दक्षिण भारत के छोटे राज्यों का उदय 500 एडी में, 500 से लेकर 1000 एडी तक। मुस्लिम आक्रमण 1000 से 1600 लेकर और भारत की स्वतंत्रता जो है वह 2000 एडी में पढ़ेंगे। यूरोपियों का भारत आगमन 1600 से 2000 एडी में हम पढ़ेंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत का नामकरण कैसे हुआ। इसको हम एक नज़र में देखेंगे कि भारत का नामकरण भारत कैसे पड़ा। इंडिया जो शब्द है वह इंडस से निकाला गया है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सबसे पुरानी सभ्यता मानी गई है और इसी के नाम पर भारत का जो नाम है इंडस से इंडिया पड़ा है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है। भारत देश का यह नामकरण ऋग वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। भारत अगर नाम कैसे पड़ा तो भरत के नाम पर, और इंडिया नाम कैसे पड़ा तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पुरानी सभ्यता है उसके इंडस के नाम पर इंडिया पड़ा है। वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता है। आर्यावर्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैदिक काल में ही आर्य आए थे और उन्होंने भारत को आर्यावर्त के नाम से पुकारा था। और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा जाता था। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भारत था जो प्रतापी व शक्तिशाली राजा थे। वो बताते हैं कि इन जो ऋषभदेव के बड़े पुत्र भारत थे उनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। भारत के नाम में लोग अनेक प्रकार की बातें बताते हैं कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। और पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि दुष्यंत एवं शकुंतला के एक पुत्र थे जिनका नाम भरत था, उनके नाम पर भारतवर्ष नाम रखा गया था। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है क्योंकि यहाँ भारतीय संतति भारत की प्रजातियां जो है वो निवास करती हैं। और भागवत पुराण के अनुसार अजन्भवर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहा जाता है जहाँ ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों के अनुसार भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से लिया गया है। यूनानी भाषा के ईदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। देश का वर्तमान नाम भारत की प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। इसका अर्थ भरतों का देश है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था।
जो यूनान के अनुसार है वो भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। आप यहाँ पर देख रहे हैं भारत का नाम जो है अनेक प्रकार से पड़ा। इंडिया जो है वह इंडस के नाम पर पड़ा, और भारत जो है कहीं पर बताया गया कि ये ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे भरत, उनके नाम पर पड़ा। पौराणिक कथाओं में बताया गया कि दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। विष्णु पुराण में बताया गया कि उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसके नाम पर भरत पड़ा, क्योंकि यहाँ भारतीय संतति थी। भागवत पुराण में अजनवर्ष के संज्ञा दी गई। भारत का नाम में अनेक मतभेद थे। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हिंदुस्तान शब्द उल्लेख सर्वप्रथम 262 ईसा पूर्व में सनानी अभिलेख में मिलता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा यह स्पष्ट कर दिया गया, अर्थात कई राज्यों को मिलाकर एक भारत का निर्माण हुआ है। आपसे पूछा जाए कि भारत का उल्लेख कहाँ पर मिलता है भारतवर्ष का, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, और हिंदुस्तान का कहाँ मिलता है तो सनानी अभिलेख में मिलता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत का इतिहास एक नज़र में आपको सेकंड पार्ट कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।